ये साल 2004 के फरवरी महीने की बात है। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर अचानक से एक चेहरा प्रकट हुआ। ये चेहरा अभी तक दीवारों और पोस्टरों तक ही महदूद था। उसकी हैसियत हीरो की थी। पाकिस्तानी जनता के लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मगर उस रोज सब कुछ बदला हुआ था। कथित हीरो के कंधे झुके हुए थे, उसकी आवाज भीगी हुई थी। टीवी पर उसने एक कबूलनामा पढ़ा। पिछले 2 महीने में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के चलते पाकिस्तानी आवाम जिस पीड़ा और दर्द से गुजरी है, मैं उस पर थोड़ा मरहम लगा सकूं। इसलिए मैंने गहरे दुख, वेदना और पछतावे के साथ आपके सामने उपस्थित होने का फैसला किया है। मैं अपने बर्ताव की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और आप लोगों से माफी की गुहार लगाता हूं। अगले रोज ये कबूलनामा पूरी दुनिया के अखबारों की सुर्खी में शुमार हुआ। पाकिस्तानी साइंटिस्ट सॉरी फॉर सेलिंग सीक्रेट्स, यानी गोपनीय चीजें बेचने के आरोपी पाकिस्तानी वैज्ञानिक ने माफी मांगी। ये पाकिस्तानी वैज्ञानिक कौन था? पाकिस्तान में उसे हीरो का दर्जा क्यों मिला हुआ था? ऐसा क्या हुआ कि उसे नेशनल टेलीविजन पर आकर माफी मांगनी पड़ी? माफी मांगने के बाद उसके साथ क्या हुआ और आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। साल 2003 सितंबर के महीने में BBC चाइना नाम का एक जहाज दुबई से निकला। इसे लीबिया की राजधानी त्रिपोली जाना था। सुएज नहर पार करने के बाद जहाज कुछ समय के लिए इटली के तट पर रुका। इसी दौरान सादी ड्रेस में कुछ लोग जहाज पर चढ़े। ये लोग अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट्स थे। उन्होंने जहाज की तलाशी शुरू की। मालूम चला कि जो चीज कागज में दर्ज थी उससे बिल्कुल अलग सामान जहाज पर मौजूद था। सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। जहाज पर हजारों की संख्या में सेंट्रीफ्यूज लदे हुए थे। 2 दिनों के बाद ये लीबिया पहुंच जाता। उसके बाद इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता। उस समय लीबिया में तानाशाह मुअम्मार गद्दाफी का शासन चल रहा था। जहाज वाली घटना गद्दाफी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। बढ़ते प्रतिबंध के बीच उसने अमेरिका से रिश्ते सुधारने की शुरुआत की थी, लेकिन इस घटना ने उसके छिपे मंसूबों को जाहिर कर दिया था। जहाज जब्त होने के बाद उसे अपनी भूल सुधारनी थी। दिसंबर 2003 में गद्दाफी ने सभी विनाशकारी हथियारों को खत्म करने का वादा किया। साथ ही साथ उसने इंटरनेशनल वेपन इंस्पेक्टर्स को लीबिया में आमंत्रित भी किया। भले ही लीबिया ने परमाणु हथियार बनाने का प्रोग्राम टाल दिया था, लेकिन खतरा टला नहीं था। लीबिया में जो सामान अवैध तरीके से पहुंचाया जा रहा था, उसके पीछे एक पूरा ब्लैक मार्केट काम कर रहा था। इस ब्लैक मार्केट के पीछे एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक का हाथ था, जिसने 1970 के दशक में यूरोप से परमाणु तकनीक चुराई थी। उसने पहले पाकिस्तान को दुनिया का पहला इस्लामिक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। उसके बाद उसने इस तकनीक को दुनिया के सबसे खूंखार लोगों को सप्लाई किया। इस आदमी का नाम था अब्दुल कदीर खान उर्फ AQ खान। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों को AQ खान पर बहुत पहले से शक था। वे बस पुख्ता सबूत का इंतजार कर रहे थे। लीबिया प्रकरण ने उनका शक गहरा कर दिया था। 11 दिसंबर 2003 को CIA और MI6 के कुछ एजेंट लीबिया में थे। कुछ ही मिनटों में उनका विमान उड़ान भरने वाला था। तभी एक आदमी उनके पास आया। उसने कुछ लिफाफे एक कुर्सी पर रखे और चुपचाप वहां से चला गया। लिफाफे के भीतर परमाणु बम का पूरा डिजाइन बना था। यह अंतिम सबूत था। इसने AQ खान का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। लीबिया को परमाणु तकनीक बेचने वाले AQ खान ही थे। उस समय पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ सरकार चला रहे थे। वॉर ऑन टेरर में मुशर्रफ अमेरिका के साथ थे। AQ खान पर एक्शन तय था। मुशर्रफ ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। जैसा कि मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने AQ खान को कहा, आप इतने महान इंसान थे, इस देश ने आपको इतना सम्मान दिया, आप हीरो हैं, फिर भी आपने पाकिस्तान की छवि हमेशा के लिए खराब कर दी। ये सुनकर AQ खान मुशर्रफ के सामने ही रोने लगे। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने नेशनल टीवी पर आकर माफी भी मांगी। इसमें उन्होंने कहा कि ये सारा काम उन्होंने अकेले किया था। इसमें सरकार या सेना ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। इस ड्रामे के एक ही दिन बाद ही मुशर्रफ ने उन्हें माफ भी कर दिया था। हालांकि AQ खान को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। उन्हें घर से निकलने या किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं थी। 2009 में इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने उन्हें हाउस अरेस्ट से मुक्त कर दिया। AQ खान की माफी में कितना दम था? क्या सच में वो बिना किसी सरकारी मदद के विदेशी हुकूमतों को परमाणु तकनीक बेच रहे थे? पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो इससे इत्तेफाक नहीं रखती थी।
एक इंटरव्यू में बेनज़ीर ने कहा था कि यह दावा असंभव है। उन्होंने कहा था कि आपके परमाणु कार्यक्रम का जनक 13 से 14 बार नॉर्थ कोरिया जैसे देश की यात्रा करता है और आपको कोई जानकारी नहीं होती। ये थ्योरी अपने आप में एक मजाक है। बेनज़ीर भुट्टो ने पूरे खेल में मुशर्रफ का हाथ होने की बात भी कही थी। 2013 में AQ खान ने आरोप लगाया था कि नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक बेचने का आदेश बेनज़ीर भुट्टो ने दिया था। तब तक बेनज़ीर इस दुनिया में नहीं थी। 2007 में एक आतंकी हमले में उनकी मौत हो चुकी थी। इतनी कहानी हो गई। अब अब्दुल कदीर खान के बारे में भी जान लेते हैं। साल था 1936 का और तारीख थी 1 अप्रैल। अविभाजित भारत के भोपाल स्टेट में एक स्कूल टीचर के घर अब्दुल कदीर का जन्म हुआ। 1947 में भारत का बंटवारा हो गया। इस्लाम के नाम पर नया मुल्क बना पाकिस्तान। अब्दुल कदीर के कई रिश्तेदार विभाजन के समय ही पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन लड़के का परिवार अपनी विरासत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मगर ये डोर भी कुछ दिनों बाद टूट गई। धर्म के नाम पर हो रही हिंसा ने उनका मन बदल दिया। 1992 में सिंह मेल पर सवार होकर अब्दुल कदीर का पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया। उन्हें कराची में ठिकाना मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कदीर की नौकरी लग गई। कराची नगर निगम में काम करने के दौरान उसे वेस्ट जर्मनी में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। वेस्ट जर्मनी, नीदरलैंड्स और बेल्जियम में उसने परमाणु तकनीक की बारीकियां सीखी। फिर बेल्जियम में ही उसने नौकरी पकड़ ली, लेकिन उसका मन अपने देश के लिए कुछ करने का था। ये मौका आया 1974 में। 18 मई को भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, स्माइलिंग बुद्धा। 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। परमाणु परीक्षण के बाद वहां हंगामा मच गया। तब तक पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता संभाल ली थी। उनकी कही एक लाइन हमेशा याद आती है, अगर भारत परमाणु बम बनाएगा तो हम भी बनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें घास पत्ती खानी पड़े या भूखा ही क्यों न रहना पड़े। इसी समय भुट्टो के पास AQ खान की एक चिट्ठी आई। भुट्टो ने खान को मिलने के लिए बुलाया। भुट्टो को भरोसा हो गया कि यह आदमी पाकिस्तान को परमाणु हथियार दे सकता है। भुट्टो ने रजामंदी दे दी। अगले कुछ महीने AQ खान ने अपना समय परमाणु तकनीक का खाका चुराने और सप्लायर्स का नेटवर्क तैयार करने में लगाए। फिर 15 दिसंबर 1975 को खान ने चुपके से पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ ली। अप्रैल 1976 में AQ खान ने रावलपिंडी में खान रिसर्च लेबोरेटरीज यानी कि KRL की स्थापना की। ये एक सीक्रेट संस्था थी। इसे पाक आर्मी के इंजीनियर्स ने तैयार किया था। इसी लैब में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी गई। रिसर्च का पैसा पाकिस्तान सरकार से मिल रहा था। फिर आया साल 1998 का। मई में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। इसके 2 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। बलूचिस्तान के चगाई में 28 और 30 मई को 2 टेस्ट किए गए। दोनों सफल रहे। अब पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति से लैस हो चुका था। पाकिस्तान की इस उपलब्धि के पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ही हाथ था। उन्हें पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित नागरिकों सम्मानों में से एक यानी कि निशान-ए-इम्तियाज से 2 बार नवाजा गया। वे पाकिस्तान के नायक बन चुके थे। उनकी तस्वीरें स्कूल की दीवारों पर उकेरी जाने लगी थी। उन्हें मोहसिने पाकिस्तान कहा गया, यानी पाकिस्तान का रक्षक। AQ खान एक समय पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी अधिक सिक्योरिटी मिली हुई थी। ये सारा सम्मान, सारी उपलब्धियां पर्दे पर थीं। पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही था। ये सब पर्दे के सामने चल रहा था, पर्दे के पीछे का खेल तो कुछ और ही निकला। अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान से बाहर अपनी कंपनियां बना रखी थीं। इसके जरिए उन्होंने परमाणु हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू किया। डिजाइन, तकनीक, विशेषज्ञता आदि सरेआम खरीद के लिए उपलब्ध थे। इन्हें खरीदा भी गया। ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया ने इसे हाथों हाथ लिया। इन देशों में तानाशाह सरकारें चल रही थीं। उनके हाथ परमाणु हथियार लगने का मतलब था अनियंत्रित दुनिया। ऐसा ही हुआ भी। ईरान और नॉर्थ कोरिया जो परमाणु हमले की धमकियां देते फिरते हैं, उसकी बुनियाद अब्दुल कदीर खान की रखी हुई है। एक बात पता है, AQ खान की कंपनी ने इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन को भी परमाणु तकनीक खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन सद्दाम को लगा कि ये कोई साजिश है। उसने इसी डर से इस डील में हिस्सा लेने से मना कर दिया। अगर सद्दाम के हाथ परमाणु हथियार लगे होते तो परिणाम की बस कल्पना ही की जा सकती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बाकी दुनिया में एक बदनाम और अनैतिक वैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें आज भी हीरो का दर्जा मिला हुआ है। इसकी वजह एक ही है,
भारत के जवाब में परमाणु हथियार तैयार करने में मिली सफलता। AQ खान ने परमाणु तकनीक की तस्करी क्यों की? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक कारण बताया जाता है कि उन्हें पैसों से बहुत प्यार था। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ मिलकर पश्चिमी देशों का एकाधिकार तोड़ना चाहते थे। CIA के एक पूर्व डायरेक्टर ने AQ खान को ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक इंसान बताया था। खान इन आरोपों पर कहते थे, मैं कोई पागल या सिरफिरा नहीं हूं। वे मुझे इसलिए नापसंद करते हैं और तमाम तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं क्योंकि मैंने उनके कई प्लान्स चौपट कर दिए। जहां तक छोटे छोटे देशों को परमाणु शक्ति से लैस करने की बात है, इसके कई और भी तरीके हो सकते थे। AQ खान ने जो रास्ता अपनाया वो मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक की तकनीक खुले बाजार में बेची। इसका दायरा आज तक पता नहीं चल सका है। अगर ये तकनीक आतंकी संगठनों के हाथ लगी तो कौन सी माफी उससे होने वाली आपदा को रोक पाएगी? अब बताते हैं कि आज हम अब्दुल कदीर खान की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल 10 अक्टूबर 2021 को अब्दुल कदीर खान की मौत हो गई। कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उन्हें इस्लामाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री इमरान खान ने AQ खान को राष्ट्रीय धरोहर बताया। ये वही इमरान खान हैं जिनकी कुछ हफ्ते पहले ही AQ खान ने आलोचना की थी। उनका आरोप था कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रधानमंत्री या उनकी कैबिनेट ने एक बार भी उनका हालचाल नहीं पूछा। खैर, अब इमरान खान ने औपचारिकता पूरी कर दी है। हालांकि इसे देखने के लिए AQ खान अब जिंदा नहीं है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। पिछले 2 दिनों से दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी। इस मीटिंग का फोकस आतंकवाद, वुमेन राइट्स और अफगानिस्तान से जरूरतमंद लोगों की एयरलिफ्टिंग पर था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार अमेरिका और तालिबान आमने सामने बैठे थे। इस मीटिंग में अफगानिस्तान में मानवीय मदद भेजने की संभावना पर भी बात हुई। अफगानिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भुखमरी के कगार पर है। मीटिंग के दौरान तालिबान ने फ्रीज किए गए अकाउंट को चालू करने की गुहार भी लगाई। हालांकि इस पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। जहां तक तालिबान को मान्यता देने की बात है, अमेरिका ने साफ किया है कि ये पूरी तरह से तालिबान की नीयत पर निर्भर करता है। अफगानिस्तान में और क्या चल रहा है? तालिबान के लिए ISKP बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। 8 अक्टूबर को कुंदुज में एक मस्जिद पर हुए बम धमाके में 72 लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी ISKP ने ली। इससे पहले काबुल एयरलिफ्ट के दौरान इस्लामिक स्टेट के धमाके में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। तालिबान ने ISKP से बदला लेने का वादा किया है। दूसरी सुर्खी चीन से है। चीन के शांक्सी प्रांत में आई बाढ़ के चलते 20 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से 70 से अधिक जिलों में घरों के टूटने और भूस्खलन की खबर है। लगातार जारी बारिश राहत अभियान में बाधक बनी हुई है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 17,000 से अधिक घर टूटकर बर्बाद हो चुके हैं। एक घटना में 4 पुलिस वालों की दबकर मौत हो गई। इसी साल जुलाई में चीन के हेनान प्रांत में आई बाढ़ में 300 से अधिक लोग मारे गए थे। दावा किया जा रहा है कि शांक्सी की बाढ़ उससे कहीं अधिक खतरनाक साबित होगी। शांक्सी प्रांत में कोयले की कई खदान बंद करनी पड़ी हैं। चीन पहले से ही एनर्जी शॉर्टेज का सामना कर रहा है। इस बाढ़ ने चीनी सरकार को चिंता में डाल दिया है। आज की तीसरी सुर्खी बुर्किना फासो से है। पूर्व राष्ट्रपति थॉमस संकारा की हत्या का मुकदमा एक बार फिर से शुरू हो रहा है। संकारा की हत्या में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें एक नाम ब्लेस कोम्पोर का भी है। संकारा की हत्या के बाद कोम्पोर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 27 सालों तक देश पर शासन किया। फिर उनका तख्ता पलट हो गया। उसके बाद कोम्पोर देश छोड़कर भाग गए। कोम्पोर ने मुकदमे में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। उनकी अनुपस्थिति में उनके ऊपर ट्रायल चलेगा और दोषी पाए जाने पर सजा तय होगी। थॉमस संकारा 1986 में अपर वोल्टा के राष्ट्रपति बने। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने देश का नाम बदल दिया। नया नाम रखा बुर्किना फासो। इसका मतलब होता है ईमानदार लोगों की धरती। संकारा को उनके क्रांतिकारी विचारों और विजन के लिए अफ्रीका का चे गुवेरा भी कहा जाता है। अक्टूबर 1987 में संकारा को उनके ऑफिस में गोली मार दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 38 साल थी। हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में थॉमस संकारा के बारे में विस्तार से बात की थी। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।